नमस्कार। कार्यक्रम साहित्य दर्पण में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, साहित्य वो दर्पण है जिसमें हमें समाज का चेहरा नजर आता है, वो चेहरा जो वास्तविकता से भरा है। वास्तविकता से भरा समाज का ये चेहरा कभी हमें लुभाता है तो कभी सताता है। इस दर्पण में हम समाज का वो चेहरा देखना चाहते हैं जो हमारे मन में है, हमारी कल्पनाओं में है। एक सुंदर चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो हर मन को भा जाए, और इसकी जिम्मेदारी हम देते हैं साहित्यकारों को। आज इस दर्पण में हम जो चेहरा देखना चाहते हैं उसकी जिम्मेदारी हमने दी है बस्तर अंचल की प्रख्यात कवित्री और प्रकाशक संपादक श्रीमती रीमा चड्ढा जी को। आइए इनसे और इनकी कविताओं से रूबरू होते हैं। रीमा जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विपिन जी। रीमा जी, सबसे पहले ये बताइए कि अगर साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, उसमें हम समाज का चेहरा जो वास्तविकता से भरा है वो देखते हैं, जो मन में है वो देखना चाहते हैं, तो आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? साहित्य जैसा कि शब्द से ही समझ में आता है, समाज हित जी। समाज हित में जो कुछ लिखा जाता है उसे हम साहित्य कहते हैं। चाहे विधा कोई भी हो, कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, आलेख हो, उपन्यास हो, नाटक हो, ये सभी साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं। जी। इन माध्यमों से हम समाज में जो कुछ चल रहा है उसे, लेकिन हम यथावत नहीं कह सकते। यथावत इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि समाज में अच्छा और बुरा दोनों हमें नज़र आता है। लेकिन साहित्यकारों का दायित्व है कि हम अपने लेखन से समाज को, पाठकों को एक दिशा दिखाएं, सही मार्ग बताएं। आपने पढ़ा ही होगा प्रेमचंद और बड़े लेखकों को कि उनके लेखन ने अगर 100 वर्षों बाद भी अपनी एक पहचान बनाकर रखी है, लोग आज भी उन्हें पढ़ रहे हैं। उनका लेखन आज भी अगर प्रासंगिक है तो केवल इसलिए कि उन्होंने कालजयी रचनाएं लिखी, अपने लेखन के माध्यम से कोई नैतिक बात कही, कोई मार्ग दिखाया, कोई सच्ची राह बताई। वैसा लेखन ही पाठकों तक पहुंचता है और हम साहित्यकारों का दायित्व है कि हम स्वयं भी इस तरीके का लेखन करें जो समाज हित में हो। क्या बात है, तो कह सकते हैं एक विस्तृत परिभाषा आपने दी है। जी। अच्छा बताइए, जैसे आपने कहा कि प्रेमचंद जैसे जो लेखक है इन्होंने अपने दौर में लिखा, जी ठीक, और आज तक वो प्रासंगिक है। जी। तो साहित्य की हर विधा की हम बात करें जो आज रचा जा रहा है, जी, आज क्या प्रासंगिकता है साहित्य की? आज के साहित्य की प्रासंगिकता कुछ बहुत सही मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उसके लिए उत्तरदायी हमारा समाज भी है। जी। क्योंकि नैतिक पतन का जो दौर है, हम जिस दौर में चल रहे हैं, तकनीकी दौर में हैं, बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। और नैतिकता के पतन के दौर में अगर समाज में हम देख रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप है, शादियां टूट रही हैं, परिवार भी है वो भी टूट रहे हैं, एकल परिवार आ गए हैं, संयुक्त परिवार की परंपरा ही समाप्त हो गई है, विवाह भी टिक नहीं रहे हैं और लोगों के रिश्ते भी नहीं टिक रहे हैं, है ना। तो ऐसे दौर में जहाँ पर ड्रम में पति को मारकर डाला जा रहा है, ऐसे समय पर हम सोचें कि कोरे आदर्शवाद की कहानियाँ अगर हम लिखें या नाटक लिखें तो ये अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। हमें आज के सच को उसी तरीके से लिखना भी होगा। जी। जो आज का नायक है वो हम प्रेमचंद जी के युग के आदर्शवाद की तरह नहीं ले सकते। होरी और धनिया का जो चरित्र है गोदान में, ऐसे चरित्र हम नहीं गढ़ सकते, इसलिए कि समाज में ऐसे चरित्र है नहीं। लेकिन फिर भी सच बताते हुए हम एक आदर्शवाद की ओर थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं, किसी नायक को उस दिशा में बढ़ता हुआ बता सकते हैं कि हमें एक प्रयास करना होगा। केवल सच को, पूरे नग्न सत्य को सामने दिखाने के साथ साथ में एक रास्ता भी बताना होगा। तो आज के साहित्यकारों का दायित्व जो है, मुझे लगता है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी। बिल्कुल। तो ऐसी जिम्मेदारी निभाते हुए, ऐसा दायित्व निभाते हुए आपने जो लिखा है, हम चाहेंगे कि आपकी एक कविता हमारे दर्शकों तक इस पड़ाव पर पहुँचे। अवश्य अवश्य, मैं बताना चाहूँगी नारी के बारे में ही। जैसे मैं कहूँ कि आज भी नारियों की जो स्थिति है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। स्त्रियों को हमेशा दोयम दर्जे का समझा जाता है और पुरुषों की दृष्टि जो है नारी के प्रति जितनी कोमल भावना से होना चाहिए, जितना मान सम्मान महिलाओं को दिया जाना चाहिए, वो नहीं दिया जाता। इस भावना पर मेरी ये रचना है। नारी शीर्षक है इस कविता का। तुमने मुझको कहाँ ढूंढा, तुमने मुझको कहाँ ढूंढा, चेहरे में और टटोला देह ही में, और टटोला देह ही में। नहीं देखा हृदय का उन्मुक्त सरल प्रवाह, नहीं देखा हृदय का उन्मुक्त सरल प्रवाह। मैं नदी सी बहती ही रही। क्या बात। मैं नदी सी बहती ही रही, सतत
सदियों, सतत सदियों, पर कभी कहीं पहुंची ही नहीं, पर कभी कहीं पहुंची ही नहीं, नदी सी होकर भी रही प्यासी। प्रेम मुझको पावन हृदय का कभी मिला ही नहीं। क्या बात है। प्रेम जी। मुझको पावन हृदय का कभी मिला ही नहीं। रिश्ते सामाजिक रहे, रिश्ते सामाजिक रहे, रूह से रूह की बात रुमानी ख्याली सी रही। रूह से रूह की बात ख्याली रुमानी सी रही। मैं बावरी, मैं बावरी। स्त्री की तरफ से जी। कह रही हूँ, मैं बावरी नदी सी बहती रही, तलाशती ही रही जीवन भर गंतव्य अपना, समंदर अपना, गंतव्य अपना, समंदर अपना। क्या बात है। जी। पूरी कविता में एक प्यास है, बिल्कुल, ये कह सकते बिल्कुल, हैं ना? बिल्कुल। और नारी मन की प्यास है बिल्कुल, ये प्यास बुझनी चाहिए रीमा जी, बिल्कुल। है ना? ये प्यास बुझनी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि आज के डिजिटल युग में जी, ये प्यास बुझेगी? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि साहित्य जो है वो हाशिए पर जा रहा है, या फिर ऐसा है कि वो आम आदमी की पहुंच में हो रहा है? क्या नहीं, है स्थिति? क्या मुझे है? लगता है स्थिति पहले से बेहतर हुई है। जी। आज का जो युवा जोड़ा है जी। ना, जहाँ पर रिश्ते नए बन रहे हैं, नए विवाह हो रहे हैं, उनमें एक दूसरे को समझने की शक्ति है। जी। स्त्रियां आत्मनिर्भर हुई हैं और युवक जो हैं, अभी के युवक जो हैं, वो लड़कियों को समझ रहे हैं। तो उनकी जो प्यास है, बिल्कुल बराबरी का अधिकार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, मान दे रहे जी। हैं। तो ये प्यास जो है स्त्री की, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है और भविष्य मुझे बहुत उज्जवल नज़र आ रहा है इस दिशा में। जी। डिजिटल दौर की अगर बात करें तो आज तकनीक का दौर है, आपको पता है, हर हाथ में मोबाइल है, सबके पास में कंप्यूटर है। हम पूरी तरह दिन भर बटनों के मायाजाल में उलझे हुए हैं। इसके बावजूद आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को आज भी आदत है कि रात को किताब के 2 पन्ने पलटते हैं और उसके बाद ही चैन की नींद सोते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो पन्ने पलटने का सुख है, लफ्ज़ों को पढ़ने का सुख है, वो किताबों के माध्यम से ही है। और अच्छी बातें, मन को शांति पहुंचाने वाला जो साहित्य है, कोई अच्छी कहानी, कोई लघु कथा, कोई कविता, वो जो सुख पहुंचाती है, वो तकनीक से हमें नहीं मिलती, और वहाँ मोबाइल पर से हम भी हमें दृश्य मिलती की है। कल्पना खुद करते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल, सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल। मोबाइल में भी कई लोग बहुत अच्छे से पढ़कर उसका आनंद लेते हैं, लेकिन किताबों की अपनी बात है। और साहित्य तो मोबाइल के जरिए ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। कह सकते हैं कि उसका जो स्वरूप बना है वर्तमान में, जी, जी, मतलब वो ज्यादा प्रभावशाली हो गया है। बिल्कुल। तो तकनीक ने तो साहित्य को एक नई राह बताई है। जी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो रचनाएं हैं, जी, उनकी विषय वस्तु मुख्यतः कैसी होती है? कहाँ से विषय का चुनाव आप करती हैं? मेरे जो विषय हैं साहित्य लेखन के, तो मुख्यतः स्त्री पर केंद्रित रचनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जी। खुद एक महिला हूँ मैं और आसपास की महिलाओं के जीवन की त्रासदी देखती हूँ। जी। तो जो मुझे संवेदित करती हैं, परेशान करती हैं, तो मैं बाध्य हो जाती हूँ कि मैं उनकी बात कहूँ। जी। कुछ सामाजिक विषय भी मुझे प्रेरित करते हैं कि इन विषयों पर लिखा जाना चाहिए। जैसे समाज में आज जो भाईचारा, प्रेम, बंधुत्व की भावना जो कम हुई है, उससे मुझे बहुत कष्ट होता है कि हम आपस में रिश्तों को संजो ही नहीं पाते, जबकि किसी ज़माने में यही धरोहर हुआ करती थी। जी। और कुछ रचनाएं मेरी इसी विषय पर है, रिश्तों पर, अपनत्व पर। और प्रकृति हमेशा से मुझे बहुत लुभाती है, तो प्रकृति पर भी मैंने बहुत लिखा है और दिल खोल कर लिखा है। तो इन सभी विषयों में से जो कविता आपके पास इस समय है, हम जी। चाहेंगे कि वो हमारे दर्शक तक भी पहुंचे। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रकृति पर ही कविता है और इसमें एक संदेश भी है। जी। कविता का शीर्षक है लुटेरे। लुटेरे। लुटेरे, वे जो हैं लुटेरे, वे जो हैं लुटेरे, लूट रहे हैं दोनों हाथों से पूरी की पूरी खरी संपदा। वैभव दिख रहा उनके भव्य भवनों में, आकर्षक सज्जा के रूप में। क्या बात। लुटेरे ने कुल्हाड़ी से काटे नहीं है केवल पेड़, लुटेरों ने कुल्हाड़ी से काटे नहीं है केवल पेड़, जीवन दायिनी हवा भी छीन ली है। क्या बात है। जीवन दायिनी हवा भी छीन ली है, जड़ों को उखाड़ फेंका है, नदियों का दिन दहाड़े कर लिया है अपहरण। क्या बात है। बहुत नदियों सुंदर। का दिन दहाड़े कर लिया है अपहरण और उतार रहे सीधे मौत के घाट। हवा में घोल दिया है जहर, तरक्की के नाम पर है धुआं धुआं शहर। क्या बात। तरक्की के नाम पर है धुआं धुआं शहर। जी। आसमान के अनजाने कोनों में सहम कर खुदकुशी कर रहे हैं बादल। बहुत सुंदर। आसमान के अनजाने कोनों में सहम कर खुदकुशी कर रहे हैं बादल।
दूर दूर तक प्रचंड धूप है सदी के ताप की, दूर दूर तक प्रचंड धूप है सदी के ताप की। लुटेरों हत्यारों तुम्हारा अपराध क्षम्य नहीं है, तुम्हारा अपराध क्षम्य नहीं है। तुमने उजाड़े नहीं है केवल वन, तुमने उजाड़े नहीं है केवल वन, तुमने उजाड़ दी है पूरी पृथ्वी। क्या बात है। तुमने उजाड़ दी है पूरी पृथ्वी। हवा पानी के बगैर, हवा पानी के बगैर अपने सुसज्जित भवनों में कब तक लोगे सांस तुम। बहुत सही। ये जानकर सूख रहे हैं कंठ, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। लुटेरों की इस जमात में, लुटेरों की इस जमात में शामिल हूँ मैं भी और तुम भी। सही है। शामिल हूँ मैं भी और तुम भी, क्योंकि दुनिया के साथ हम भी चल रहे हैं। हमें भी अच्छा घर चाहिए, चीज़ें चाहिए, फर्नीचर सारी सुख चाहिए, सुविधाओं बिल्कुल सुख के साथ सुविधाएं जीने की चाहिए। आदत डाल ली तो हमने। ये हम सब का कहीं ना कहीं एक हिस्सा है, हमारी जिम्मेदारी है जी। कि हम अपनी ज़रूरतों को कम करें और प्रकृति को संरक्षित करें, समर्दित करें। बहुत ही कहना चाहिए कि सार्थक कविता है आपकी, जी और बहुत गहरी बात आपने इसमें कही है। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जिन्होंने आपकी ये कविता सुनी है, एक छोटा सा थोड़ा सा अपराध बोध हम सबके मन में ज़रूर इस समय जो है पनपा है, लेकिन साथ ही एक आशा भी आपने जगाई है अपनी बातों से कि कैसे हमें अपनी ज़रूरतों को कम करना चाहिए। जी। बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति है तो जीवन है। बिल्कुल। जी। अच्छा बताइए कि इस तरह के गहन चिंतन से उपजा लेखन आपका, जी और इसके बाद प्रकाशन और संपादन, है ना, सृजन बिंब प्रकाशन समूह आपका, जी। तो ये यात्रा या ये बदलाव या ये पड़ाव किस नज़रिए से देखें इससे? मैं जैसे स्वयं तो मैं लिख ही रही थी, लेकिन जी। अपने प्रकाशन के लिए जब मैंने प्रयास किया तो मुझे समझ आया कि महिलाओं के लिए प्रकाशन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। जी। कुछ महिलाएं किताब छपवाने के लिए वर्षों इंतज़ार करती हैं। पहली बात तो उन्हें ये आत्मविश्वास ही उनमें नहीं आता कि हमने कुछ अच्छा लिखा है, और अगर प्रकाशन के लिए कहीं बात करती हैं तो सही प्रकाशक उन्हें नहीं मिलता। तो मैं चूंकि पत्रकारिता से भी जुड़ी रही हूँ और प्रकाशन के क्षेत्र में कुछ लोगों से मेरी मेल मुलाकात रही, तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं स्वयं का एक प्रकाशन खोल लूँ। तो 2017 में मैंने सृजन बिंब प्रकाशन से अपना प्रकाशन खोला। उससे एक लाभ ये हुआ कि कुछ ऐसी प्रतिभाएं जो छुपी हुई थी, कुछ जी। ऐसे नगीने जो बहुत अच्छा साहित्य सृजन कर रहे थे लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल रहा था, तो ये अवसर मैंने उन्हें प्रदान किया। कुछ साझा संग्रह हमने निकाले, कुछ बहुत महत्वपूर्ण वार्षिकांक निकाले, उनमें बहुत सारे लेखकों को स्थान दिया। बस्तर की इतनी प्रतिभाओं को अवसर मिला कि उस किताब के माध्यम से अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लेकर आई। बहुत जी। खूब। और निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक जो बदलाव है आपके जीवन में भी है और आपके परिवेश का भी है, ये कह बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, प्राथमिकताएं क्या होती हैं आपके प्रकाशन समूह की, या जब आप प्रकाशन करती हैं किसी रचना का, किसी पुस्तक का, क्या प्राथमिकताएं होती हैं? प्राथमिकता यही कि जो लेखन है बहुत सतही ना हो। कुछ लोग नया नया लिखते हैं और इतनी समझ नहीं होती कि ये बहुत सही है या नहीं। हालांकि नए लेखकों को मैंने बढ़ावा दिया है और 50 क्या मुझे लगता है 75 से अधिक नव लेखकों को मैंने अवसर दिया है उनकी किताब प्रकाशित करने में। थोड़ा सा सहयोग व्याकरण सुधारने में या उनकी शैली में कहीं थोड़ा सा अगर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो मैं स्वयं देती हूँ, या मेरे पास जो वरिष्ठ लेखक हैं उनसे सहयोग लेने के लिए कहती हूँ, तो उन्हें हम प्रकाशित करने का अवसर प्रदान करते हैं और कुछ मार्गदर्शन भी देते हैं। और कुछ अगर आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो गर्व भी होता है कि कुछ प्रतिष्ठित लेखक भी हम तक पहुँचे और बस्तर अंचल के बहुत चर्चित नाम जो हैं उन्होंने मुझसे अपनी किताबें छपवाई हैं। तो ये बातें मुझे गर्व से भी भरती हैं कि अच्छे लेखक मुझ तक पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे मेरा काम बढ़ रहा है इस दिशा में। क्या बात है। अच्छा, आपका एक काव्य संग्रह है ढाई आखर। जी हाँ, जी हाँ। बहुत ज़्यादा उसके बारे में सुना है हमने और मैंने पढ़ा भी है उसके कुछ अंशों को। जी। उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों की कि ये ढाई आखर जी जैसे प्रेम का होता है, बिल्कुल, तो इसमें क्या है? तो ढाई आखर प्रेम का, आपको पता है कबीर जी ने कहा है ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये बात मुझे शुरू से लगती है, लेकिन प्रेम पर हमने जितनी भी बात की या ढाई आखर पर जितनी भी बात की, लोगों ने समझा प्रेम मतलब युवक युवती का प्रेम। जी। प्रेम को बहुत उथला कर दिया समाज ने। आज की डेट में भी
अगर हम वैलेंटाइन डे की बात करें या दिल की बात करें या प्रेम की बात करें तो बहुत हल्का स्तर लगता है। जी। जबकि प्रेम की जो भावना है वो दो इंसानों के बीच की भावना है, जो दो भाई भाई में हो सकती है, पति पत्नी में हो सकती है, भाई बहन में हो सकती है। हर रिश्ते में प्रेम की भावना चाहिए। ये ढाई आखर उस प्रेम भावना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने चुना और बहुत छोटी सी कविता है इस शीर्षक को परिभाषित करते हुए। बिल्कुल। मैं नेह से छलकती प्रकृति का बिंब बन उतर जाना चाहती हूँ, संवेदनाएं बन तुझ में उसमें अपने आप में ढाई आखर लिए। क्या बात तो है। बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन ये बताना चाहती हूँ कि प्रेम के माध्यम से हम पूरे समाज को, देश को, आपस में हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। और ये भावना ही विलुप्त हो रही है क्योंकि समाज जो है ईर्ष्या, द्वेष और स्पर्धा के युग में हम पहुंच गए हैं। खाली स्पर्धा ही रह गई। इसके पास एक गाड़ी है तो मेरे पास 2 कार होनी चाहिए, इनके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं। इस स्पर्धा को समाप्त करके प्रेम भावना को मैं बढ़ाना चाहती हूँ। प्रेम ही इस स्पर्धा को समाप्त कर भी सकता है। उसी में शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम में ही वो शक्ति है। और ढाई आखर की बात की है तो कवर भी उसका प्रेम भावना को लेकर बनाया हुआ है। बहुत सुंदर है। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, एक छोटी सी आपने क्षणिका तो सुना दी हमको इस पे। जी जी। कोई ऐसी कविता जो जी। आपके हृदय के बहुत करीब हो। बिल्कुल बिल्कुल, इस संग्रह से ही मैं सुनाती हूँ। जी। इसका शीर्षक मैंने दिया है और कितने जमाने लगेंगे। और कितने जमाने लगेंगे। जी। एक दिन तुम थक जाओगे लड़ते लड़ते, एक क्या दिन बात है। तुम थक जाओगे लड़ते लड़ते, ईर्ष्या करते करते, द्वेष में कुढ़ते कुढ़ते। एक दिन तुम थक जाओगे बदले की भावना में सुलगते सुलगते, तब सोचने समझने लगो, तब सोचने समझने लगो, शायद झांकने लगो, मन मस्तिष्क के कोमल तंतुओं को छूने की कोशिश शायद करने लगो। तब बारिश की बूंदों में सरगम सुनाई देगी तुम्हें। क्या बात है। फूलों में महकती खुशबुएं लुभाएंगी तुम्हें, पेड़ पत्तों से बात करोगे तुम, कोयल की कुहुक सुहाएगी तुम्हें, प्रेम की कविता तुम्हें भी गुदगुदाएगी, बांसुरी की तान पसंद आएगी तुम्हें, मन वीणा के तार संग बजने लगेंगे, तुम लौटोगे अपने अस्तित्व की ओर, पहचानोगे हाँ मैं जन्मा था धरती पर इसे और सुंदर और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए। हाँ मैं जन्मा था इस धरती पर इसे और सुंदर और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए। तब तुम्हारी आंखें भीग जाएंगी। क्या बात है। तब तुम्हारी आंखें भीग जाएंगी, तुम्हारा हृदय लरच जाएगा, तब अपने हाथों से बोओगे नेकियों के बीज, तब अपने हाथों से बोओगे नेकियों के बीज, सद्भावनाओं की लहर उठेगी, तुम अपने मनुष्य जन्म पर कतई शर्मिंदा नहीं होगे, तुम अपने मनुष्य जन्म पर कतई शर्मिंदा नहीं होगे, समेट लेने से ऊब जाओगे, बांटने को आतुर हो जाओगे। बहुत सुंदर। प्रेम, स्नेह, दोस्ती, भाईचारा, ये शब्द खोखले नहीं लगेंगे तुम्हें, ये शब्द खोखले नहीं लगेंगे तुम्हें, तुम इनके मायने समझ जाओगे, तुम प्रेम से बाहें फैलाए, तुम प्रेम से बाहें फैलाए लोगों को गले लगाओगे। समय की घड़ियाँ तब ही जीवन की सुंदरता का नया गान लिखने लगेंगी, लोग मुस्कुराने लगेंगे, हंसने लगेंगे, खिलखिलाने लगेंगे, खुशी के गीत गाने लगेंगे, कविताएं लिखने लगेंगे। क्या बात है। पढ़ने पढ़ाने लगेंगे। रूठ गए हैं जो मौसम, रूठ गए हैं जो मौसम, सदी के कैलेंडर से समय की धारा का नाम लिए, वही मौसम फिर आने लगेंगे। कहो तुम भी ऐसे सुंदर समय को आने में, और कितने ज़माने लगेंगे, और कितने ज़माने लगेंगे। जी। बहुत सुंदर कविता। जी। और एक तरफ ये बता रही है कविता आपकी कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, बिल्कुल, और दूसरी तरफ ये कि कैसे इन गलतियों से बचा जा सकता है, इन गलतियों को सुधारा जा सकता है। जी। तो बहुत ही सकारात्मक भाव लिए कविता है। इसकी एक एक पंक्ति जो है वो मार्गदर्शन करती हुई सी प्रतीत हो रही है रीमा जी। जी। अच्छा बताइए कि पुस्तक मेले की बात करते हैं। जी, जी। राष्ट्रीय पुस्तक मेला दिल्ली में आयोजित हुआ और आपके प्रकाशन समूह की 16 पुस्तकों का लोकार्पण
इसकी कहानी संक्षेप में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल बताऊंगी कि जनवरी में विश्व पुस्तक मेला होता है हर वर्ष। जी 2023 में मैंने अपना स्टॉल लगाया था और 10 दिन में हमने बहुत सारी पुस्तकें वहाँ लोकार्पित की। बस्तर अंचल से त्रिलोक महावर जी की किताब, डॉक्टर सुषमा वरिष्ठ झा कवि जी हैं, की, जी। जी पूर्णिमा सरोज की किताब, संजीव बख्शी जी भी आए थे वहाँ हमारे स्टॉल में। ऐसे बहुत से लेखकों की किताबें हमने वहाँ पे लोकार्पित की। जी फिर 2026 में इस वर्ष जाने का ऐसा कोई समाधान नहीं दिख रहा था कि हमें जा पाऊंगी, लेकिन 2 दिन के लिए मैंने समय निकाला और 16 पुस्तकें वहाँ लोकार्पित की, जिनमें से एक मेरी स्वयं की किताब है सृजन के शिखर। ये किताब वहाँ लोकार्पित की, जी। जिसमें देश के 10 जो हैं लेखक, वरिष्ठ लेखक, जी। इनके जीवन पर मैंने प्रकाश डाला है, इन पर आलेख है। और जैसे प्रेमचंद है, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, एक आलेख से एक लेखक का संपूर्ण परिचय देने का एक प्रयास मैंने क्या बात किया है। है। जी। जी तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सारगर्भित तो है ही ये, जी जी और प्रासंगिक बहुत ज़्यादा है आज के जी, समय में, ये कह बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा बताइए मुझे कि कितनी संतुष्टि अब तक की इस साहित्यिक यात्रा में आपको मिली है और जी। कितनी प्यास बाकी है, और वो प्यास किस चीज़ की है? जी, प्यास तो बहुत बाकी है, क्योंकि लेखन जो है वो धीरे धीरे स्वयं का भी लेखन जो है सुधरता चला जाता है, बेहतर जी। होता चला जाता है। तो मुझे लगता है हर लेखक के पास एक बात रहती है हमेशा कि मुझे अभी और बेहतर लिखना है जी। और बेहतर कुछ करना है। तो अभी तक 4 पुस्तकें मेरी आ चुकी हैं और सृजन बिंब प्रकाशन से 200 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, लेकिन अभी कुछ अच्छी पुस्तकों का आना बाकी है जी। और उनके लिए मैं प्रयास भी कर रही हूँ। और मैंने कहा ना कि उम्र और अनुभव के साथ में आपका लेखन पहले से बेहतर होता चला जाता है। कुछ अच्छे ऐसे लेखक हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ से हिमांशु शेखर झा जी जी हैं, हाँ। बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी कोई किताब प्रकाशित नहीं की। जी। तो ऐसा नहीं है कि उनकी एक किताब से मेरा प्रकाशन उसके लिए बेताब बैठा है, ये ज़रूर मैं कहूँगी। लेकिन इसलिए कि जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है मेरी कि इतना अच्छा लिखते हैं अगर एक कवि हैं हमारे शहर के, जी। तो उनकी किताब आनी ही चाहिए। इसलिए कि दूर दूर तक उनका लेखन हालांकि विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से जाता ही है, जी। पर उनकी किताब आनी चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे कई अच्छे लेखक हैं जी। जिन्हें मैं प्रकाशित करना चाहती हूँ, और अपने मन में भी ऐसी कई बातें हैं। जैसे ये मैंने 10 लेखकों को लिया है, जी इस हाँ। तरीके से कुछ और लेखकों को एक मतलब सीरीज से बहुत मैं कुछ चलाना बचा चाहती है। हूँ। बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा है अभी, बिल्कुल। और ये तो शुरुआत है कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह सकते है हैं, ना? इसलिए कि जब तक जी। प्यास रहेगी जी हाँ। तब तक प्रयास चलेंगे, क्या और जब बात है। तक प्रयास चलेंगे तब तक कहानी आगे बढ़ेगी, जी हाँ। और कुछ अच्छा समाज को शायद हम दे पाएं। बिल्कुल। जी रीमा जी, इस कार्यक्रम साहित्य दर्पण में आकर के आपने आज साहित्य के दर्पण में जो समाज का चेहरा दिखाया है और जो हमारे दर्शक देखना चाहते थे वो भी आपने उकेरा है अपनी कलम के जरिए। और दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आप साहित्य से ज़रूर जुड़िए। जो भी साहित्यकार लिख रहे हैं वो आपको देखकर और आपके लिए लिख रहे हैं, तो उनसे जुड़ेंगे तो जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आप ज़रूर महसूस करेंगे। रीमा जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी कविताओं के ज़रिए हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।